हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौर अकेडमी। सो आज हम पढ़ रहे हैं ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ये, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आपके एग्जाम में 7 to 9 मार्क्स का वेटेज रखता है स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर को अच्छे से करिएगा। मैं जब तक पढ़ाऊंगी आप लोग नोट्स भी बनाइएगा जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और चीजों को अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि अगर आपको सारी चीजें समझ आ जाती हैं तो आप एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स इससे रिलेटेड कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि चैप्टर का नेम है। नाउ इंट्रोडक्शन। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आपके घर के आसपास आपने जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हो, आप ज्यादा से ज्यादा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको, जिन पर फ्लावर्स आते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो भी पूरा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा वो कहाँ पर होगा? फ्लावर्स में होगा। तो फ्लावर्स को हम देख रहे हैं यहाँ पे, फ्लावर्स की हम सारी चीजें स्टडी करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी। देखिए, फ्लावर्स अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन आप देखते होंगे ना, फ्लावर्स जब भी देखते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है। आप कहीं भी जाते हो, किसी भी मैरिज में जाते हो, पूजा करने जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप किसका यूज करते हो? फ्लावर्स लेकर के जाते हो, है ना। तो ऐसे ही जो फ्लावर्स हैं ये काफी फैसिनेटिंग होते हैं। तो इनके पास में ऐसी क्या चीज होती है जो फैसिनेटिंग लगते हैं ये? तो देख लेते हैं। फ्लावर्स के पास में क्या होता है बेटा? ये 4 वॉल्स होते हैं इनके पास में। कितने वॉल्स होते हैं? 4 वॉल्स होते हैं। फर्स्ट होता है कैलिक्स, second one is corolla, third one is androecium and fourth one is gynoecium। तो मेन जो फ्लावर को फैसिनेटिंग बनाता है वो है उसका पार्ट कोरोला। उसका जो वर्ल, कोरोला वर्ल है, वो उसको फैसिनेटिंग बनाता है, जिसमें कलरफुल पैटर्न्स होते हैं। आपने देखा होगा ना फ्लावर्स, कोई फ्लावर्स पिंक कलर का है, कुछ व्हाइट कलर के हैं, कुछ रेड कलर के हैं। तो अलग अलग कलर्स के फ्लावर हैं, वो किसकी वजह से? कोरोला की वजह से। मतलब वो कोरोला है उसका, वो जो फ्लावर का जो कलरफुल आपको पार्ट दिखाई दे रहा है वो क्या है? कोरोला। सो अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस अटैच्ड ऑन द रिसेप्टिकल्स। अब ये जो फ्लावर है, फ्लावर के ये सारे जो वॉल्स हैं, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, या एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये किससे अटैच रहते हैं? तो उसका जो ये जो पार्ट होता है उसका रिसेप्टिकल से अटैच रहते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टिकल से अटैच रहते हैं। देखिए यहाँ पे, यस, ये जो वाला पार्ट है आपका, ये रिसेप्टिकल है, यहाँ से ये अटैच रहते हैं। तो कैलिक्स कौन सा पार्ट होगा? कैलिक्स ये इसका ग्रीन पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है, इट्स ग्रीन पार्ट। ये जो कैलिक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट है, इनको हम सैपल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनको सैपल्स बोलते हैं। ये जो कलरफुल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये सैपल्स रहेंगे। एंड सॉरी, ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये रहेगा आपका सैपल्स। और ये जो कलरफुल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं बेटा पैटल्स। क्या है ये? पेटल्स हैं। जो आपको ये कलरफुल पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पेटल्स हैं जो इस फ्लावर को फैसिनेटिंग बना रहे हैं, इसको इतना ज्यादा सुंदर बना रहे हैं, वो है इसका पार्ट पेटल्स। और जो इसका जो ग्रीन पार्ट है, जो इसको बर्ड फॉर्म में, जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में होता है ना, तो उसको एकदम प्रोटेक्ट करके रखना, उसके ग्रीन, उसके जो कलरफुल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करके रखना, वो कौन करता है? कैलिक्स करता है। कैलिक्स में कौन आ जाते हैं? कैलिक्स में आ जाते हैं आपके सैपल्स बेटा। क्या आ जाएंगे इसमें? सैपल्स आ जाएंगे, ठीक है। और कोरोला में हम किसको स्टडी करते हैं? कोरोला में हम स्टडी करते हैं पेटल्स को, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका कलरफुल पार्ट पेटल्स, ठीक है, जो फ्लावर को फैसिनेटिंग बना रहा है। देन द थर्ड वॉल इज एंड्रोशियम। क्या है ये? एंड्रोशियम। ये मेल यूनिट है। इसमें जो, अब हमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कराना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, तो हमारे पास में मेल ऑर्गन भी होना चाहिए, फीमेल ऑर्गन भी होना चाहिए, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास में एंड्रोशियम होता है, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव या मेल यूनिट कहते हैं। अब ये एंड्रोशियम क्या क्या होता है इसके अंदर, हम उसको भी स्टडी करेंगे। वैसे बेसिकली एंड्रोशियम में आ जाते हैं आपके स्टैमेन। मैं यहाँ बता देती हूँ, लिखा हुआ है इसमें स्टैमेन्स। स्टैमेन कंटेन करते हैं एंथर और फिलामेंट। इसका जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एंथर। ये है आपका एंथर।
तो ये एंड्रोशियम हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। नाउ हम भी डिस्कस कर रहे हैं गाइनोशियम, जो कि एक फीमेल यूनिट है, एक फीमेल पार्ट है। अब फीमेल पार्ट भी तो चाहिए ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए, तो फीमेल पार्ट क्या होता है, ये आप देख रहे हो इस पिक्चर में, ये जो आपको सबसे बड़ा जो पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये फीमेल पार्ट है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो है वो लैंड करेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं हम उसको? स्टिग्मा। एंड विच पार्ट, ये आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो इसकी नेक दिखाई दे रही है, गर्दन से निकल रही है ना, लंबी सी गर्दन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टाइल। क्या है ये? स्टाइल है। क्या है? स्टाइल। ओके, एंड ये जो आपको नीचे ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ओवरी। क्या है ये? ओवरी। ये ओवरी है और इसका मेनली काम क्या है? ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करना। क्या काम है इसका? ओव्यूल्स को प्रोड्यूस करना। तो इसके अंदर ये कई सारे ओव्यूल्स हैं। किसी किसी फ्लावर में आप एक ही ओव्यूल दिखेगा आपको, जैसे कि आप मैंगो खाते हो, मैंगो में एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है, एक ही ओव्यूल रहता है। कि कुछ फ्लावर्स में आपको या कुछ फ्रूट्स में आप देखते हो कि कई सारे आप वहां पे आपको सीड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप क्या खाते हो? वाटरमेलन खाते हो, वाटरमेलन में कई सारे सीड्स दिखाई देते हैं आपको, है ना, खाना भी मुश्किल हो जाता है सीड्स की वजह से। तो वो क्या है, वहां पे वहां जो गाइनोशियम है उसकी गाइनोशियम में कई सारे ओव्यूल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चारों पार्ट देख लिए एक फ्लावर के, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि एक फ्लावर में कितने वॉल्स होते हैं? वन फ्लावर कंटेन्स 4 वॉल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स क्या है? ग्रीन पार्ट है फ्लावर का, जो फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको बांध के रखता है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए बाइंड करके रखता है। ओके, और कोरोला कौन सा पार्ट है? कोरोला सबसे फैसिनेटिंग फ्लावर है, फ्लावर का पार्ट है जो कलरफुल कलर देता है फ्लावर्स को, जैसे कि पिंक, येलो, ग्रीन या अलग अलग कलर्स के आप फ्लावर्स देखते हो। थर्ड पार्ट इज एंड्रोशियम, जो कि मेल यूनिट है, जिसमें स्टैमेन्स आ जाते हैं। स्टैमेन क्या कंटेन करते हैं? एंथर और फिलामेंट। एंड द लास्ट पार्ट इज गाइनोशियम, जो एक फीमेल यूनिट है, जिसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, ये सब आप डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब ये जो सारे वॉल्स होते हैं, ये एक पार्ट पर कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल, या फिर हम उसको पैडोसल भी बोलते थे। जैसे आप फ्लावर को पकड़ते हो ना जहां से, तो जैसे फ्लावर को मैंने ऐसे फ्लावर लगा हुआ है ऊपर और मैंने उसको नीचे से ऐसे पकड़ रखा है, तो उसका पैडोसल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब फर्टिलाइजेशन होने से पहले उसको भाई प्री तैयार करना पड़ेगा ना उसको, तो हम देख रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्या इवेंट्स होंगे फ्लावर को सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने से पहले, तो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज several hormonal and structural changes result in differentiation and development of the floral primordium। तो भाई अब फ्लावर बन रहा है, वो तैयार हो रहा है ना, अब जब उसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करवाना है हमें या उसका होना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उससे पहले उसको तैयार होना पड़ेगा। तो उसके लिए उसमें कई सारे सेवरल हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और जिसकी वजह से जो फ्लोरल प्रिमोडियम है उसमें कई सारे डेवलपमेंट होते हैं। Inflorescence bear floral buds and then the flower। Inflorescence क्या होता है कि किस तरीके से पेटल्स, किस तरीके से सेपल्स अरेंज होंगे। सेपल्स क्या है? ग्रीन पार्ट। पेटल्स क्या है? कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये किस तरीके से अरेंज होंगे? किस फ्लावर में 5 सेपल्स हैं, 5 पेटल्स हैं, किसी में 4 ही सेपल्स होते हैं, किसी में 4 ही पेटल्स होते हैं, किसी में 3 ही होते हैं, है ना। तो किसी में फ्यूज्ड होते हैं, तो किसी में अलग अलग होते हैं। तो वो सब हम स्टडी करते हैं इनफ्लोरेसेंस में, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस बियर करता है द फ्लावर बर्ड्स को एंड देन द फ्लावर्स। एंड्रोशियम, अब नाउ हम स्टडी कर रहे हैं एंड्रोशियम को। कैलिक्स, कोरोला जो है वो नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। कैलिक्स जो सेपल्स मैंने आपको बताया जो ग्रीन पार्ट होता है, और जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, जैसे कि जो पेटल्स होते हैं, वो नॉन एसेंशियल पार्ट है, मतलब उनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, नॉन एसेंशियल पार्ट है। जब प्रॉपर रिप्रोडक्शन हो भी जाता है तो इनका क्या होता है, ये अपने आप ही शेड कर जाते हैं, है ना। तो मेन तो हमारा जो काम है स्टडी करने का वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, हम इनको स्टडी करेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एंड्रोशियम। बेटा एंड्रोशियम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड्रोशियम। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर मेनली स्टैमेन्स को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? स्टैमेन्स को। तो स्टार्ट
कर लेते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल, ये एक वॉल कंसिस्ट करता है ऑफ स्टैमेंस. किसका? स्टैमेंस का. रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्या है ये? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. Their number, length are variable in different species. अब किसी स्पीसीज में तो इनफाइनाइट स्टैमेंस होंगे जैसे कि हिबिस्कस, है ना, और किसी किसी फ्लावर में कुछ लिमिटेड 5 ही स्टैमेंस होंगे. कुछ फ्लावर्स में हो सकता है कि 8 हो, कुछ फ्लावर्स में फ्यूज्ड हो, कुछ फ्लावर्स में जो है वो सेपरेट हो. तो वो हम सब स्टडी करेंगे एंड्रोशियम में. बाकी का आपने इसका जो 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा बेटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तब आपने पढ़ा होगा इस सब के बारे में. इस सब के बारे में आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर एंड्रोशियम पेटल से कनेक्टेड है तो एपिपेटालस कंडीशन हो गई, है ना. गाइनोशियम से कनेक्टेड है तो क्या कंडीशन बनेगी, ये सब मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था. वो अभी हम नहीं पढ़ रहे. अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो हम एंड्रोशियम को पढ़ेंगे, गाइनोशियम को पढ़ेंगे. ठीक है, मॉर्फो नहीं पढ़ रहे हैं. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टैमेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को. देयर नंबर एंड लेंथ आर वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज. अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है. ठीक है. नेक्स्ट एंड्रोशियम. एंड्रोशियम क्या है? तो अभी बताया मैंने, एक वॉल है भाई, ये स्टैमेंस को रिप्रेजेंट करता है. क्या रहते हैं इसके अंदर? स्टैमेंस रहते हैं, है ना. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये. देयर नंबर एंड लेंथ वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बट अब हम बात करें स्टैमेन क्या होता है. तो स्टैमेन होता क्या है? स्टैमेन क्या है एक्चुअल में? ये आप जो देख रहे हो, देखो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्टैमेन है. क्या है? ये पूरा एक स्टैमेन. इसमें ये पूरा फिलामेंट है, ये आपको लिखा हुआ है फिलामेंट. एंड ये जो पार्ट है ये बाइलोब्ड पार्ट है. कैसा है? ऐसे करके बना हुआ, बाइलोब्ड है ये. इसको हम बोलते हैं एंथर. क्या बोलते हैं इसको? एंथर. ये जो बाइलोब्ड है बेटा, इसमें यहाँ पे ये लोब्ड जो है, 2 लोब हैं, ऐसे करके 2 लोब हैं और 2 लोब कनेक्टेड है ऐसे करके एक दूसरे से. तो ये जो दोनों लोग कनेक्टेड है, तो भाई कुछ तो होगा ना बीच में जिसने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है. तो बीच में इसके कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ है जिसने इनको कनेक्ट करके रखा हुआ है. तो 2 लोब्स हैं और दोनों को कनेक्ट किया है एक टिश्यू ने, व्हिच इज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. तो एंथर में कितने पार्ट है? फिलामेंट और एंथर. कितने पार्ट है? फिलामेंट और एंथर. एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है. कैसा होता है? बाइलोब्ड. ठीक है, याद रखिएगा एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड है. ओके. अब देखिए ये मैंने थोड़ा इसका डायग्राम लिया है यहाँ पे. देखो इसमें इनफाइनाइट स्टैमेंस है. अब हमें क्या क्या गिनने बैठे हम, इतने सारे स्टैमेंस को कहाँ गिनेंगे बेटा, है ना. तो इसमें इनफाइनाइट स्टैमेंस है. ठीक है ना, इनफाइनाइट स्टैमेंस है इसके अंदर. तो अब इसमें कैसे गिनेंगे? हम नहीं गिन सकते, तो हम बोलेंगे इसमें जो स्टैमेंस है, इसमें जो एंड्रोशियम है वो कैसा है? इनफाइनाइट है. कैसा है? इनफाइनाइट है. तो देखिए अब स्टैमेंस के 2 पार्ट होते हैं. जो फिलामेंट है वो क्या है बेटा? लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है. लॉन्ग सिलेंडर सा, देखो सिलेंड्रिकल पार्ट है लॉन्ग. एंड इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस. इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, प्रॉक्सिमल एंड मतलब जो लास्ट वाला एंड है ना, ये थैलेमस से अटैच रहता है. थैलेमस क्या होता है भाई? जैसे कोई फ्लावर है तो फ्लावर में कई सारे, जैसे इसमें से चारों बर्ड्स निकल रहे हैं, सेपल्स निकल रहे हैं, पेटल्स निकल रहे हैं. तो वो एंड्रोशियम जो है, जो स्टैमेन है, वो थैलस से कनेक्टेड है. ठीक है. और प्रॉक्सिमल एंड, कौन सा एंड याद रखोगे? प्रॉक्सिमल एंड. और इसके टर्मिनल एंड पर आप देखोगे, इसके टर्मिनल एंड पर क्या लगा हुआ है? एंथर्स लगे हुए हैं. एंथर्स कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. ठीक है. तो इसका थैलेमस से अटैच रहता है प्रॉक्सिमल एंड, और इसके टर्मिनल एंड पर क्या है? एंथर्स हैं. समटाइम्स ये जो फिलामेंट है इसका, ये जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये तो थैलेमस से अटैच रहता है. समटाइम्स पेटल से भी कनेक्टेड रहता है ना. तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब पेटल से कनेक्टेड रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? एपिपेटालस कंडीशन. नेक्स्ट बेटा वी आर डिस्कसिंग एंथर, जो टर्मिनल एंड पर है. इस फिलामेंट के टर्मिनल एंड पर है. तो टर्मिनल एंड है भैया, ई एंड लिखिएगा इसको. टर्मिनल एंड है टिपिकली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड. ईच लोब हैज 2 थीका. कितने? एक लोब में कितने थीका है? 2 थीका है. मतलब कि जैसे देखिए अब ये वही ऐसे करके 2 लोब हो गई है ना, 2 लोब हो गए ऐसे. इसमें 2 थीका है, ऐसे करके 2 थीका बने हुए हैं. दिख रहे हैं? हाँ, 2 थीकास बने हुए हैं. तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइथीकस. कैसा होता है एंथर? एंथर को मैंने आपको बताया, इसके 2 पार्ट. एंथर जो होता है, सॉरी स्टैमेन जो होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट. फिलामेंट किससे अटैच होता है? थैलेमस के प्रॉक्सिमल एंड. जो स्टैमेन का जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, वो किससे अटैच रहेगा? थैलेमस से या फिर पेटल्स से. और इसका जो टर्मिनल एंड है उस पर क्या रहेंगे?
एंथर्स रहेंगे। और एंथर्स कैसे रहते हैं बेटा? बाइलोब्ड होते हैं और डाइथीकस कंडीशन है। कैसे हैं? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और डाइथीकस कंडीशन है। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। अब भाई सेपरेट कर रहे हैं थीका को, कभी कभी तो ये पूरा ऐसे चले जाते हैं तो ये सेपरेट कर देते हैं थीका को, और कभी कभी ये जो है बिल्कुल एकदम ऐसे करके स्ट्रक्चर बनेगा। अभी हम दिखाएंगे इसको आपको, है ना। ट्रांसफर सेक्शन पढ़ रहे हैं अब हम एंथर का। एक्चुअल में हमने, अच्छा फिलामेंट को क्यों नहीं पढ़ रहे आप? क्यों नहीं पढ़ रहे फिलामेंट को? फिलामेंट का हो गया? हाँ हो गया फिलामेंट का, क्योंकि फिलामेंट जो है वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो एक स्टेराइल पार्ट है। कैसा पार्ट है? वो एक स्टेराइल पार्ट है, उसका कोई काम नहीं है रिप्रोडक्शन में। मेन जो रिप्रोडक्शन में काम है वो है एंथर्स का, क्योंकि एंथर्स के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि पोलन ग्रेन्स बनाएंगी, और पोलन ग्रेन्स ही हमारा क्या है? मेन काम हमारा किससे है? पोलन ग्रेन से। ठीक है, तो इसलिए हम पोलन ग्रेन्स को स्टडी करने के लिए हम एंथर का पूरा ट्रांसफर सेक्शन पढ़ रहे हैं। हम टर्मिनल एंड, प्रॉक्सिमल एंड हमने बस देखा फिलामेंट का, उसके बाद हमें फिलामेंट से अब कोई लेना देना नहीं है। तो ट्रांसफर सेक्शन देखिए भाई एंथर का। The anther is a tetragonal structure। कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्रागोनल। अभी देखा था ना आपने, ऐसे करके दो थीका बन गए थे वहां पे, या आप ऐसे करके मैंने आपको बताया था ऐसे डाइथीकस कंडीशन है। अब डाइथीकस में एक लोब में, अब ये एक लोब है, ठीक है, इस एक लोब में दो थीका है, तो कितने थीकास हो गए? हाँ क्या कितना हो गया यहाँ पे? तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हो गया ना। थीका तो दो ही, कोई डाइथीकस होगा एक लोब में, है ना, दो है, लेकिन टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन गया। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया? टेट्रागोनल, कंसिस्टिंग ऑफ फोर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, और चारों जो है कॉर्नर्स पर लोकेटेड है। आप देख रहे हो ऐसे। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ऐसे हमने देखा था दो लोब है, इस दोनों लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है? एक लोब में कितनी है? 2। एक लोब में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है? 2। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर देखिए, इस स्ट्रक्चर में आपको समझ आ जाएगा कि कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, so each consists of 2 microsporangia, hence the diathecous anthers are tetrasporangiate। तो भाई डाइथीकस है, दो थीका है उसके अंदर, तो दोनों थीका में भाई एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई, एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई, टोटल कितनी हो गई? 4। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गई, तो हम इसको बोलेंगे क्या बोल देंगे इसको? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। क्या बोल देते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। ध्यान रखिएगा इस स्ट्रक्चर को, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। द माइक्रोस्पोरेंजिया, अब इतना समझ आ गया? एंथर क्या है? एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, डाइथीकस है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। कैसा है? बाइलोब्ड, डाइथीकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब हम स्पोरेंजिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, द स्पोरेंजिया, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू पोलन ग्रेन्स। भाई काम इसी से पढ़ना है, माइक्रोस्पोरेंजिया से, यही पोलन ग्रेन्स बनाने वाली है। तो ये क्या बनाएंगी? पहले पोलन 6 बनाएंगी। क्या बनाएंगी? पहले पोलन 6 बनाएंगी, एंड दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। और फिर ये पूरे लेंथ तक भर जाती हैं और ये बनाती जाती हैं, पोलन ग्रेन्स बनते जाते हैं इसके अंदर बहुत सारे। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया से ही हमें मेन काम है अभी। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप द पोलन ग्रेन्स, या पोलन 6 कहते हो, फिर बाद में पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। ये पोलन 6 के अंदर ही पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडिनली ऑल थ्रू द लेंथ, जितनी भी लेंथ है भाई, अभी हमने देखा था ना एक डायग्राम में, मैंने आपको दिखाया था, देखिए जितनी भी इसकी लेंथ है, आप देख रहे हो इस पिक्चर में, जितनी भी इसकी लेंथ है उस पूरी लेंथ में ये पोलन 6 भर जाएंगे, और फिर उसके अंदर वो पोलन ग्रेन्स बनते जाएंगे। तो जितना भी हमारे पास में एरिया है, उस पूरे एरिया में ये उस पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट एंथर वॉल्स को डिस्कस कर लेते हैं अभी हम। ठीक है, जैसे कि आपने इस स्ट्रक्चर में भी देखा, देखिए ये कितनी सारी लेयर्स बनी हुई है यहाँ पे, देखिए 1 2 फिर 3 है ना, फिर 4, तो ऐसे 4 लेयर्स बनी हुई हैं। तो 4 लेयर्स को स्टडी करना पड़ेगा ना भाई, इन लेयर्स का क्या क्या काम है। भाई लेयर्स को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लेयर्स से ही हमें पता चलेगा कौन सी लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है, कौन सी लेयर जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, क्या लेयर का क्या काम है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सो एंथर वॉल्स, एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। फर्स्ट हम बात करें एपिडर्मिस की। अब एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस से आपको सिंपल आइडिया लग जाना चाहिए, अगर एपिडर्मिस कह रहा है तो सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है।
सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर्ड है एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन देना काम है इसका, मेन काम इसका प्रोटेक्शन देना है। तो ये आपको जो दिखाई दे रही है ये सिंगल लेयर्ड है, ऐसे ब्रिक्स टाइप बनी हुई है ना, ये जो सिंगल लेयर्ड जो आपको दिखाई दे रही है ये आपकी एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर्ड है। काम है इसका बस प्रोटेक्शन देना। क्या काम है इसका? प्रोटेक्शन देना। एपिडर्मिस क्या काम है? प्रोटेक्शन देना इसका। नेक्स्ट बात करें, और सिंगल लेयर्ड है, याद रखिएगा। एंडोथीशियम, ये सेकंड लेयर है एंडोथीशियम, एपिडर्मिस के नीचे, जैसे ऊपर एपिडर्मिस है तो उसके नीचे आ जाएगी एंडोथीशियम। एंडोथीशियम सेल्स ऑफ दिस लेयर हैव अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बेंड्स। इसके पास क्या होते हैं भाई? अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बेंड्स होते हैं। किसके पास होते हैं? एंडोथीशियम के पास। किसके पास होंगे? एंडोथीशियम के पास। तो एंडोथीशियम जो है वो अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड्स रखती है अपने पास में। क्यों रखती है भाई, क्यों रखती है वो भी तो पूछोगे। हाँ देखते हैं। अराइजिंग फ्रॉम, ये पहले तो देख लेते हैं अराइज कहां से हो रहे हैं। ये अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड कहां से आई है? तो ये इनर टेंजेंटियल वॉल है विच हेल्प, सेल्फ लिख दिया भाई, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर ड्यू टू देयर हाइड्रोस्कोपिक नेचर। अब इसका जो अराइज हो रही है ये कहां से अराइज हो रही है? तो अल्फा सेल्यूलोसिक बेंड्स जो हैं, फाइब्रस बेंड्स, ये नीचे इनर वॉल से जो अपने आप बनते जा रहे हैं, प्रोटीन ऐसी बनती जा रही है जिसको बनाती जा रही है अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बेंड्स को। इनका काम क्या है? ये एंथर को डेहिसेंस में हेल्प करेगी। भाई जो एंथर पूरा भर जाएगा, पॉलन ग्रेन से भर गया, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हो गए, अब उसके अंदर सामान है तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, उसको फटना पड़ेगा, तो उसका डेहिसेंस जो होगा उसमें हेल्प करती है ये एंडोथीशियम। बहुत बड़ा रोल है इसका। तो एंडोथीशियम किसमें हेल्प कर रही है? डेहिसेंस ऑफ एंथर। किसमें हेल्प कर रही है? डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प कर रही है। किसमें हेल्प कर रही है बेटा? डेहिसेंस ऑफ, मेन काम क्या है इसका? डेहिसेंस ऑफ एंथर। कर क्यों पा रही है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर है इसका। कैसा नेचर है? हाइग्रोस्कोपिक। भाई यहाँ पे देखो भाई, नेचर ने बहुत ध्यान से चीजों को बनाया है, बहुत सोच समझ करके बनाया नेचर ने, कि अब जब एंथर पूरा भर गया है पॉलन ग्रेन से, तो अब हमें भाई पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकालना है। तो उसने क्या किया? पहले तो एक लेयर बनाई, एपिडर्मिस बनाई, जो प्रोटेक्ट कर रही थी इतने टाइम से, है ना, उन सारे पॉलन ग्रेन्स को। और अब कहा कि भाई अब प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब भाई फटना पड़ेगा। तो फिर वहां पे एंडोथीशियम ने अल्फा सेल्यूलोसिक फाइब्रस बैंड्स बना के बैठ दिया है वो, कि जैसे ही डेहिसेंस का टाइम आएगा, जैसे ही लगेगा कि ये भर गई है पूरी, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये पूरा पॉलन ग्रेन से भर गई है, तो हम क्या करेंगे? डेहिसेंस करवा देंगे। और इसीलिए इनका जो नेचर है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ठीक है। तो फाइब्रस बैंड्स होते हैं आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं उनमें ये फाइब्रस बैंड्स का कोई काम नहीं होता, उनमें नहीं होते भैया। बोलते हम नहीं भाई, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे, है ना, तुम अपने आप करवाओ, तुम्हें जो करवाना है। लेकिन हम, अगर तुम हाइड्रोफाइट्स हो तो हम अल्फा सेल्यूलोसिक बैंड्स वहां पे नहीं मिलेंगे। अगर प्लांट कैसा है? हाइड्रोफाइट्स है। अगर वो पानी में रहता है प्लांट, तो वहां पे एंडोथीशियम कहेगी अपना काम अपने आप करो, मैं नहीं हूं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं मिडिल लेयर की। तो मिडिल लेयर क्या है? सेल्स ऑफ दिस लेयर आर इफेमरल है। इफेमरल मतलब कुछ टाइम के लिए ये है। तो देखो 1-3 लेयर है, 1 से 3 लेयर की बनी हुई है, 1 से 3 लेयर की। लेकिन 1 से 3 लेयर की होने का फायदा क्या है? कुछ टाइम के लिए भाई, बस कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए प्रोटेक्शन दे रही है, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद अपने आप ही क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। कोई मतलब नहीं है इसका, अपने आप ही डीजेनरेट कर जाती है एट मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी लेवल आएगा, जब पॉलन ग्रेन्स बनना स्टार्ट होंगे, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं टैपेटम का। देखो भाई, बस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर है ये टैपेटम, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर। ठीक है। तो टैपेटम, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। एंथर की इनर मोस्ट लेयर है ये, एंथर वॉल में से सबसे इनर मोस्ट लेयर है। और काम क्या है इसका? ये मेन स्पोरोजीनस टिश्यू को, जो स्पोरोजीनस टिश्यू जिसमें कई सारे डिवीजन्स होंगे और वो पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, उस स्पोरोजीनस टिश्यू को प्रोटेक्ट करके रखी हुई है और उस स्पोरोजीनस टिश्यू को पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड करा रही है। तो भाई है ना, है इंपोर्टेंट या नहीं है ना? तो टैपेटम, दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल व्हिच सराउंड्स द स्पोरोजीनस टिश्यू। टैपेटल सेल्स जो है वो क्या कर रही है? नरिश कर रही है, नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे हैं उनको नरिशमेंट देने का काम कर रही है। The tapetal cells show increase in their DNA content। अच्छा, इनके अंदर एक चीज होती है, ये क्या करती है? जो एस फेज आती है, जैसे आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो आपने देखा होगा G1 फेज, G2 फेज, G1S, G2 ऐसे आती है ना।
तो उसमें डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है एस फेज में। तो ऐसे यहाँ पे एस फेज तो आती है, डीएनए यहाँ पे कंटेंट डबल हो जाता है और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है जनरली मोर देन। तो इनके पास में जो कंडीशन बन जाती है बेटा कैरियोकाइनेसिस हो जाती है, वन न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस यहाँ पे मिलते हैं आपको, तो इसलिए हम इसको जो क्या बोलते हैं कंडीशन, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बोलते हैं। अच्छा पॉलीप्लॉइडी कंडीशन क्या होती है? कोकोनट वाटर पिया है आपने, कोकोनट वाटर पीते हो तो कोकोनट वाटर में जो कई सारे आपने देखा होगा कि कोकोनट वाटर क्या है एक्चुअल में वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है। क्या है? पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। वहां पे कैरियोकाइनेसिस होती जा रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। कैरियोकाइनेसिस होती गई मतलब पोलन ग्रेन मतलब वहां पे जो न्यूक्लियस थे वो कई सारे बढ़ते गए साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं पा रही है, तो वो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं कैरियोकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कई सारे न्यूक्लियस बनते जाते हैं, वन न्यूक्लियस से ज्यादा होते हैं तो साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रही, तो ये क्या है? पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है, इसमें कई सारे न्यूक्लियस है। जब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। तो टैपेटम सेल्स जो हैं वो क्या है? पॉलीप्लॉइडी कंडीशन शो करती हैं। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू को सराउंड करके रखती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और सबसे इनरमोस्ट लेयर है, कौन सी लेयर है? सबसे इनरमोस्ट लेयर है, सबसे इंपोर्टेंट लेयर है। तो मैंने अभी आपको कितनी लेयर्स बताई हैं? 4 लेयर्स बताई हैं। एंथर वॉल्स, एंथर की एंथर वॉल 4 लेयर्स होती है। एपिडर्मिस जो कि प्रोटेक्ट करती है, क्या करती है? आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। एंडोथीशियम लेयर जो है वो क्या है? एंडोथीशियम अल्फा सेलुलोसिक फाइब्रस बेल्ट की बनी हुई है ये, ठीक है। और इसके पास में क्या होता है? ये कहां से अराइज करती है? तो टेंजेंटियल वॉल से अराइज करती है, डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, हाइड्रोफाइट्स में नहीं होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या है? इसका ये इफेमरल है, कुछ टाइम के लिए होती है बट 1 to 3 लेयर होती है, 1 से 3 लेयर होती है इसकी और ये कुछ टाइम बाद डीजनरेट कर जाती है अपने आप ही। नेक्स्ट है बेटा टैपेटम। टैपेटम क्या है? टैपेटम इनर मोस्ट लेयर है और पूरा स्पोरोजीनस टिश्यू को सराउंड करके रखती है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। डीएनए कंटेंट इसके अंदर ज्यादा होता है, इंक्रीज इन देयर डीएनए कंटेंट और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे एंथर की वॉल्स को डिस्कस कर लिया है, आई होप सो आपको समझ आई होगी। देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हमने देखा था बीच में एक स्पोरेंजिया होती है बेटा, स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। अभी स्पोरेंजिया क्या होती है, इसका क्या काम है, वो सब हम चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो a typical sporangia is near in circular in outline। कैसी दिख रही है आपको? बताओ भाई, सर्कुलर दिख रही है, सर्कुलर आउटलाइन होती है इसकी, कैसी होती है? सर्कुलर। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline। कैसी दिखाई देगी? सर्कुलर in outline। It consists of homogeneous mass of meristematic cells। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्यों चाहिए? डिवीजन तो उन्हीं में होगा ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? होमोजेनस मास होता है इसके अंदर या होमोजेनस टिश्यू होता है ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स कॉल्ड प्राइमरी स्पोरोजीनस। क्या बोलते हैं इसको? मेनली मैंने आपको बताया था ना, अभी क्या बताया था भाई, टैपेटम का काम क्या है? टैपेटम क्या कर रहा है? टैपेटम जो लेयर है वो क्या कर रही है? टैपेटम क्या कर रही है? स्पोरोजीनस टिश्यू को सराउंड कर रही है और इसको नरिश कर रही है। तो हमारा मेन मतलब किससे? स्पोरोजीनस टिश्यू से। और ये जो होमोजीनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इन्हीं को हम स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। सिंपल सा आप स्पोरोजीनस टिश्यू याद रखिएगा, प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। तो ये प्राइमरी स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है वो एक्चुअल में होमोजीनस, क्या होता है ये? एक्चुअल में होमोजीनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ठीक है, स्पोरोजीनस। ये सराउंड होता है बाय एंथर वॉल। कौन सी वॉल से सराउंड रहता है? मेन टैपेटम के ऊपर मिडिल लेयर के ऊपर एंडोथीशियम के ऊपर एपिडर्मिस। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब जो स्पोरोजीनस टिश्यू था जिसको क्या टैपेटम ने सराउंड कर रखा था, अभी तक नरिश करती जा रही है। अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ना, जो स्पोरोजीनस टिश्यू ये क्या करेगा? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेता है ना, फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बना लेता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो उनका नंबर कैसे? 2n नंबर है, मतलब उनके अंदर डीएन कंटेंट 2n है, ठीक है। तो 2n कंडीशन है। अब फिर से मैंने यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू को डिस्क्राइब कर दिया, अगर आप जिस भी बच्चे को समझ ना आया हो तो वो यहाँ से भी समझ सकता है। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है? व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है तो स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया। ये हर माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में भरा रहता है बेटा, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में यहाँ पे ये जो भरा हुआ है ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, ठीक है। समझ आया था? ठीक है।
अब ये क्या है भाई? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही थी, उनका नंबर कैसा था? 2n था। अब इससे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे या माइक्रोस्पोर बनेंगे, उनका नंबर क्या होगा? n। तो वो माइक्रोस्पोर का बनना उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब है n, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड पॉलन सैक। किसके अंदर प्रोसेस चल रहा है? इनसाइड पॉलन सैक बाय मायोटिक डिवीजन। कौन से डिवीजन हो रहे हैं? मायोटिक डिवीजन हो रहे हैं भाई। मायोटिक डिवीजन से ही n नंबर आ पाएगा, समझ रहे हो? मायोटिक पढ़ा है, मायोसिस पढ़ी होगी, है ना? मायोटिक डिवीजन हुआ, इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मायोटिक डिवीजन ये एक ऐसा डिवीजन है जो कि भाई डीएनए कंटेंट को आधा कर देता है ना? रिडक्शनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट, द हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम अ सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 सेल्स। अब जैसे मान लो ये एक सेल है, अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी आपको, इसके अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा, इसके अंदर मायोसिस होगी या मायोटिक होगी, मायोसिस इक्वल्स टू मायोटिक। तो मायोसिस जो होगी इसके अंदर, इससे एक सेल से 4 सेल बन जाएंगी और ये इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस। और ये जो बना है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे हम इसको? माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ एक मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने का, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ आया? अभी डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, परेशान मत करिएगा। चलिए, एज एंथर मैच्योर्स, जैसे ही एंथर मैच्योर करता है एंड डिहाइड्रेट हो जाता है, जैसे वो डिहाइड्रेट हो जाता है, द माइक्रोस्पोर डिसएसोशिएट। अब भाई ये ऐसे करके बना हुआ है पूरा, अब ये अभी तक तो ये वेट है, थोड़ा सा डेंप है, तो ये चिपके हुए हैं एक दूसरे से, है ना? लेकिन जैसे ये डिहाइड्रेट हो जाएगा, जैसे ये थोड़ा सा क्या होने लगेगा? डिहाइड्रेट होने लगेगा, थोड़ा सूखने लगेगा, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए, बोले आप हम नहीं रहते तुम्हारे साथ में, है ना? फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। और फिर ये क्या बना लेते हैं? पॉलन ग्रेन्स बना लेते हैं, आराम से सेपरेट हो गया। भाई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी फ्लावर पे जा रहा है, कोई कह रहा है मैं तो यहाँ इस वाले फ्लावर पे जाऊंगा, कोई कह रहा है नहीं मैं तो इस वाले फ्लावर पे जाऊंगा, ऐसे चल रहा है प्रोसेस। हाँ, each microsporangium contains thousands of pollen grains। एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक ऐसा होता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल लेगा, मैं बना रही हूँ बच्चा, बस काम हो गया। कई सारे ऐसे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कई सारे ऐसे टेट्राड बना करके रखती हैं, वो कई सारे टेट्राड फिर जब डिहाइड्रेट कर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ pollen grains वहां पे बन जाते हैं। They are released with the dehiscence, और जब एंथर का dehiscence हो जाता है, जब एंथर फट जाता है तो वो बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा वॉल के बारे में देख लेते हैं कि भाई ये जो pollen grain होता है ना, मैं वैसे आपको जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये समझाया था, ये टेट्राड वाला कंडीशन, इस टेट्राड वाली कंडीशन को अभी मैं फर्दर दोबारा समझाऊंगी। उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी वॉल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक पॉलन ग्रेन होता है उसके ऊपर क्या कौन कौन सी लेयर होती है। उसके ऊपर भी 2 लेयर होती है, है ना? जैसे कि एंथर की 4 लेयर पड़ी थी, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर और टैपेटम, ऐसी ही इसकी हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट यही है। अब हमने क्या किया, देखिए जो एक फ्लावर के अंदर जो स्टैमेन निकला था, स्टैमेन निकल रहा था ना, जिसको हमने एंड्रोशियम कहा था, एंड्रोशियम वॉल कहा था, जो थर्ड वॉल था फ्लावर का, जिसमें एक स्टैमेन था जिसके ऊपर टर्मिनल एंड पर एंथर लगा हुआ था, जिसके प्रॉक्सिमल एंड जो था वो थैलेमस से या पेटल से कनेक्टेड था, है ना? तो उससे हमने एंथर से हमने बताया स्टैमेन, जो उसका स्टैमेन का जो फिलामेंट पार्ट है वो स्टेराइल पार्ट है, जो एंथर है, एंथर ही मेन पार्ट है जो बाद में पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। तो हमने देखा कि एंथर के अंदर लेयर्स देखी हमने ना, कौन कौन सी लेयर्स थी, फिर हमने उसमें देखा माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया में मायोसिस करवा करके हमने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना दिया। टेट्राड जो है अब उससे जो वो अलग हो जाएंगे, टेट्राड जब वो डिहाइड्रेट कर जाएंगे, फिर बनेगा आपका पॉलन ग्रेन। क्या बनेगा फिर? पॉलन ग्रेन बना। यही पॉलन ग्रेन तो बनवाना था हमें। अब यही पॉलन ग्रेन्स को जब पॉलिनेशन होगा तो इधर कभी उस फ्लावर पे, कभी उस फ्लावर पे, ऐसे घूमते रहेंगे ये, ठीक है? तो देखिए पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट, जनरली स्फेरिकल
ये जनरली तो स्फेरिकली होते हैं ना, गोल ही होते हैं, जो स्फेरिकल होते हैं 25 to 15 का माइक्रोमीटर डायमीटर होता है ना, ये यहाँ पे मैंने एम लिख दिया है, तो ये माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? माइक्रोमीटर। ऐसे माइक्रोमीटर रहता है इनका डायमीटर। एंड साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए ये है, इसके ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे ऐसे करके आया ना, इसके अंदर ये भरा हुआ एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे करके एक डिजाइन सी बनी होती है ना, ये काफी अलग अलग डिजाइन के होते हैं, तो ऐसे ये बनी हुई है। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया है, तो इसको जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जर्म पोर। बाकी का इस पे जो डिजाइन बनी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। क्या बोलेंगे? एक्साइन। और ये जो बनी है, ये जो अंदर, इसको हम बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलेंगे? इंटाइन। ठीक है, तो अब देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पॉलन ग्रेन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एक्साइन और इंटाइन। किसकी बनी होती है? एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन क्या है? इंटाइन क्या है? फ्लेक्सिन। एक्साइन द हार्डर या द हार्ड आउटर लेयर है, हार्ड आउटर लेयर है ये, एंड मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है ये। किसकी बनी है बेटा? स्पोरोपोलिन की। हाई रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ये, हाई रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इस पे पानी डालो, एसिड डालो, एल्कली डालो, कुछ भी डालो, उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो द हार्ड आउटर मोस्ट लेयर है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, high resistant organic material. It can withstand high temperature, strong acids and alkali. कुछ भी दे दो इसको, high temperature कुछ नहीं होने वाला इसका। इसीलिए pollen grains हजारों सालों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, एंजाइम्स आर नॉट डिग्रेड pollen grains। एंजाइम्स जो है वो भी pollen grains को डिग्रेड नहीं कर सकते। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम हम सर्च नहीं कर पाए हैं जो कि pollen grains को या pollen grain की इस एंजाइम लेयर को क्या कर सके? डिजनरेट कर सके या डिग्रेड कर सके। एंजाइम हैज अपर्चर्स। एंजाइम के ऊपर जगह जगह अपर्चर होते हैं, ऐसे ऐसे करके। मान लो ये बीच में छूट गया, फिर ये ऐसे ऐसे छूट गया, फिर ये ऐसे ऐसे, तो ये कई सारे अपर्चर्स होते हैं इसके ऊपर, कॉल्ड जर्म पोर। क्या बोलते हैं उनको? जर्म पोर। यहीं से जर्म ट्यूब निकलेगी, जो कि जैसे ही जब ये स्टिग्मा पे लैंड करेगा ना, जैसे ही, तो फिर स्टिग्मा में अगर इसको पता चल गया कि ये जो फ्लावर है, ठीक है, ये तो मेरी स्पीसीज का फ्लावर है, तो मेरी वाला फ्लावर है, मुझे यहीं पे रिप्रोडक्शन कराना है, यहीं पे मुझे आगे प्रोसेस चलाना है, तो ये यहाँ से इसमें से पॉलन ट्यूब निकलेगी और वो पॉलन ट्यूब भी इसको रास्ता दिखाएगी इसके अंदर जो पॉलन न्यूक्लियाई होंगे उनको। तो जर्म पोर से फिर स्पोरोपोलिन जो है एब्सेंट होती है, भाई एब्सेंट तो होना पड़ेगा ना स्पोरोपोलिन को। अगर स्पोरोपोलिन एब्सेंट नहीं होगी तो जर्म पोर कैसे निकलेगा वहां से? क्योंकि भाई ये तो हाईली रेजिस्टेंट है और काफी ज्यादा ये रेजिस्टेंट मटेरियल की बनी होती है। pollen grains are preserved as fossils। इसी वजह से, इसी लेयर की वजह से, एंजाइम की वजह से ही pollen grains को जो है वो हम प्रोटेक्ट करके या प्रिजर्व करके रख सकते हैं as fossils due to the presence of sporopollen। एंजाइम exhibits pattern and designs। अब ये जो एंजाइम है इसके पास अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं, है ना, अलग अलग फ्लावर्स में। नेक्स्ट देखिए बेटा, इंटाइन। इंटाइन क्या है? अब जैसे देखो इसमें ये बनी हुई ना एंजाइम, ये देखिए आपको एंजाइम, ये डिजाइन, ये बीच में पिट बना गया, ये जर्म पोर हो गया है ना, यहाँ से यहाँ पे छूट गई, यहाँ छूट गई, यहाँ ये। इंटाइन अंदर वाली जो लेयर है, इंटाइन थिन इनर वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिंपल सी, और ये यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, एक तो हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल हो जाएगी, और ये जर्मेटिव सेल हो जाएगी, जनरेटिव। बताऊंगी आपको। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही थी कि मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगी आपको, स्ट्रक्चर में बताऊंगी, डायग्राम शो करूंगी, तो वो यही डायग्राम है कि जो वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी ना बेटा, वो डिप्लॉयड थी। कैसी थी? डिप्लॉयड थी। 2n कंडीशन बताई थी ना आपको, उसमें मायोसिस हुई, मायोसिस 1, मायोसिस 2 दो होती है ना, तो एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे ये 2 साल बन गई है, यहाँ पे फिर से मायोसिस 2 हुई और एक सेल से, अब आप देख लो, 1 से 4 सेल बन गई है, टेट्राड बन गया है, टेट्राड और 4 हैप्लॉइड पोलर सेल्स बन गया है। तो ये जब जैसे ये डिहाइड्रेट कर जाएगा ना टेट्राड, जब ऐसे इसको डिहाइड्रेट हो जाएगा तो ये सब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, चारों जो सेल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स सेपरेट होते हैं, जिसकी मर्जी हो जो जहाँ जा, है ना। तो इंटाइन को मैंने अभी आपको बताया, द इनर वॉल है एंड इट इज थिन एंड कंटीन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी होती है? आपसे पूछा जा सकता है कि इंटाइन किसकी बनी होती है, तो इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, और एंजाइम किसकी बनी होती है? तो एंजाइम स्पोरोपोलिन की बनी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। Matured pollen grain contains 2 cells।
इतनी देर से बता रही हूँ आपको, इसमें इसके पास होती है वो एक वेजिटेटिव सेल होती है। क्या होती है? वेजिटेटिव सेल है। इस वेजिटेटिव सेल में ही ये एक आपका जनरेटिव सेल होती है जो फ्लोट करती रहती है इसके अंदर। वेजिटेटिव सेल काफी बड़ी होती है, जनरेटिव सेल छोटी होती है, तो उसको फ्लोट करना पड़ता है उसके अंदर, है ना। तो मेच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल्स। अब इन्हीं को आगे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना पूरा प्रोसेस। अभी हम एंड्रोशियम पढ़ रहे हैं। एंड्रोशियम में हमने देखा था कि क्या क्या होता है ना। स्टैमेन होता है, स्टैमेन में एंथर होता है, फिलामेंट होता है, फिर हमने देखा फिलामेंट को तो हटा देते हैं, स्टेराइल पार्ट है। एंथर को स्टडी किया, एंथर की हमने वॉल्स को देखा, 4 वॉल्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर, टैपेटम। फिर हमने उसमें देखा उसके बाद में जो आपका जो टैपेटम होता है वो एक स्पोरोजीनस टिश्यू को सराउंड करके रखता है। फिर वहां पे हमने देखा कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, सर्कुलर इन शेप होती है ना, सर्कुलर आउटलाइन होती है इनके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू भरा रहता है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू ही माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही जो है आपके माइक्रोस्पोर के ट्राड बनेगा। तो वो सब हमने प्रोसेस देखा। अभी हम एंड्रोशियम पढ़ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमने पॉलन ग्रेन बना लिया है। क्या बना लिया हमने? पॉलन ग्रेन। ये बन गया ना पॉलन ग्रेन, आपने देखा ना, ये पॉलन ग्रेन हमने बना लिया है। अब ये पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या भरा होता है, तो हमने इसका देखा पॉलन ग्रेन का भी। इसकी आउटर जो वॉल होती है वो एक्साइन होती है जो कि स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इसके अंदर एक और पतली सी लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं, जो काफी थिन होती है, पतली होती है, जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। आई होप सो इतनी चीजें आपको समझ आएंगी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वेजिटेटिव सेल। अब ये वेजिटेटिव सेल क्या है? तो वेजिटेटिव सेल क्या है मैंने आपको बताया। देखो ये एक आपका पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन के अंदर ये पूरी जो आपकी बड़ी सी जो सेल है, ये जो सारा ये जो मटेरियल है, ये वेजिटेटिव सेल है। इसके अंदर ये बड़ी है जनरेटिव सेल, ठीक है, ये बड़ी है इसके अंदर जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल इट इज बिगर, हैज एबंडेंट फूड, भरपूर खाना है इसके पास में, भरपूर खाना रिजर्व है, एंड अ लार्ज रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस इसके पास में, लार्ज सॉरी इररेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस है, कभी स्पिंडल शेप होता है तो कभी कुछ, है ना। तो इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस है। जनरेटिव सेल के पास है, हाँ, स्पिंडल सेल। तो इट इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव वेजिटेटिव सेल। मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव सेल काफी बड़ी है, जनरेटिव सेल छोटी सी है। तो जनरेटिव सेल क्या करती है? उसके अंदर ऐसी फ्लोट करती रहती है, ठीक है। इट इज स्पिंडल शेप्ड। कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है बेसिकली। जो आपकी जनरेटिव सेल होगी स्पिंडल शेप्ड होगी, विद डेंस साइटोप्लाज्म होगा एंड अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है इसके पास में, ठीक है। एंड इन 60% आपके जो एंजियोस्पर्म्स हैं, भाई कोई भी चीज होती है 100% होती है ना, तो 100% में से जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं हमारे पास में, ठीक है, उनमें जो भी पॉलन ग्रेन शेड होता है, पॉलन ग्रेन जब शेड होगा ना एंथर से, मतलब जब वो पूरा प्रोसेस हो गया, डेक्सेंस हो गया एंथर का, तो पॉलन ग्रेन जब शेड होगा तो वो 60% एंजियोस्पर्म में इसी स्टेज पर शेड होता है। कितनी स्टेज है इसमें? भाई 2 सेल है ना, तो 2 सेल्ड स्टेज हो गई। कितनी स्टेज? कैसा हो गया? पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट द 2 सेल्ड स्टेज। कितने स्टेज पर? 2 सेल्ड स्टेज पर, ठीक है। इन अदर्स बाकी का जो 40% एंजियोस्पर्म बने, अब इनमें क्या होता है भाई? तो इनमें क्या होता है? इनमें आपका 3 सेल्ड स्टेज पर होता है, 3 सेल्ड स्टेज। अब ये 3 सेल्ड स्टेज क्या होती है? 3 सेल्ड स्टेज में क्या होगा बेटा? ये जो आपको ये जनरेटिव सेल दिखाई दे रही है ना, ये यहीं पे क्या करेगी? डिवीजन कर लेगी। क्या कर लेगी? डिवीजन। अब माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा इसके अंदर। तो ये जो जनरेटिव सेल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, है ना, माइटोटिक हो गई, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हो गया, तो ये 3 साइड स्टेज बन गई है। तो 3 साइड स्टेज में ये शेड होगा। तो 40% एंजियोस्पर्म में 3 साइड स्टेज पर शेड होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? 2 साइड स्टेज पर पॉलन ग्रेन्स शेड होता है। मतलब ना आपको जनरेटिव सेल जो होती है डिवाइड कर लेती है, माइटोटिक डिवीजन हो जाता है माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड होने से पहले। तो मतलब 3 साइड स्टेज पर वो शेड होता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? चलिए एक बार और बता देते हैं उसको कैसे करोगे आप। जो आपके देखो जो पॉलन ग्रेन है बेटा उसमें 2 सेल्स है। कितनी सेल्स है? 2 सेल है। एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल बेसिकली क्या होती है? काफी बड़ी सेल है, मतलब काफी बड़ा है सेल, ये बिगर है, और ये क्या है? इसके पास में एक रेगुलर न्यूक्लियस रहता है और इसके पास में भरपूर खाना है, भरपूर रिजर्व फूड है इसके पास। जनरेटिव सेल को खाना यही तो प्रोवाइड कर रही है, नरिशमेंट यही तो देगी। जनरेटिव सेल जो है वो बेचारी नीचे कोने में पड़ी हुई है, कहीं पे फ्लोट कर रही है इधर उधर, जहां जगह मिल जाए वहीं पे फ्लोट कर लेती है ये,
ठीक है। एंड इसके पास में डेंस साइटोप्लाज्म होता है। बेसिकली ये स्पिंडल शेप होती है। कैसी शेप होगी इसकी? स्पिंडल शेप होगी। और इसके पास में एक ही न्यूक्लियस है, सिंपल एक न्यूक्लियस है। तो अभी जो बेसिकली हमारे पास में जैसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो 60% एंजियोस्पर्म्स जो है उनके अंदर ये 2 सेल स्टेज पर ही पॉलन ग्रेन शेड हो जाते हैं। एक तो जनरेटिव सेल हो गई, एक आपकी वेजिटेटिव सेल हो गई, इसी पे शेड हो जाएगा पॉलन ग्रेन, गिर जाएगा एंथर से। बाकी का जो 40% आपके एंजियोस्पर्म्स है उसमें क्या होता है? 3 सेल्ड हो जाती है। 3 सेल्ड कैसे हो जाती है कि जो जनरेटिव सेल है ना वो माइटोटिकली डिवाइड कर लेती है अपने आप को, तो 1 से 2 सेल बन गई और एक जनरेटिव सेल थी तो 3 सेल हो गई ना, तो तीनों सेल अब ये 3 सेल कंडीशन हो गई और अब ये शेड कर जाएगा। आई होप सो आप समझ आ गया। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं, अभी हमने इससे पहले क्या देखा था कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो किस तरीके से उसका वेजिटेटिव सेल होता है और उसका किस तरीके से जनरेटिव सेल्स होता है। अब हम यहाँ पे वायबिलिटी की बात करें तो द शेड पॉलन ग्रेन्स, जो शेडेड पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेनली बेटा, वो कब वहाँ पे स्टिग्मा पर उनको लैंड करना होता है। तो स्टिग्मा पर वो लैंड करेंगे बिफोर दे लूज वायबिलिटी पीरियड, कि भाई उनकी वायबिलिटी खत्म ना हो जाए। अगर वायबिलिटी खत्म हो गई तो बेकार हो गया पॉलन ग्रेन्स। तो उसको टाइमली वहां तक पहुंचना है, उस स्टिग्मा तक टाइमली लैंड करना है, ठीक है। तो अब पॉलन ग्रेन्स डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग, अच्छा टेंपरेचर पे भी डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज प्लांट्स रहते कहाँ नेचर में, वी आल्सो लिव इन नेचर। तो जब नेचर में रह रहे भाई, नेचर की चीज अकॉर्डिंग तो काम करने पड़ेंगे ना। वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम सीरियल्स, कुछ सीरियल्स जैसे कि आप राइस खाते हो, आप व्हीट खाते हो, इनमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बेटा वो 30 मिनट्स तक उस पर्टिकुलर स्टिग्मा तक उनको लैंड करना है, 30 मिनट्स तक उनको वहां तक पहुंचना है। उनकी वायबिलिटी 30 मिनट्स तक है विद इन देयर रिलीज। जब वो रिलीज हो रहे हैं एंथर से तो वहां स्टिग्मा तक पहुंचने में उनको 30 मिनट्स तक पहले या उससे पहले या उस ड्यूरेशन के अंदर पहुंच जाने चाहिए, अदरवाइज वो पॉलन ग्रेन जो है वो अपनी वायबिलिटी लूज कर देगा। सम मेंबर्स ऑफ लेग्यूमिनेसी, जैसे कि हम कुछ मेंबर्स की बात करें लेग्यूमिनेसी, जिनमें आप दालें, जैसे कि आप दालें खाते हैं या और भी दालें जैसे कि सोयाबीन वगैरह, इन सब में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कब रिलीज करते हैं? 1 महीने का टाइम होता है। बस कितना महीने का टाइम, कितना टाइम होता है? 1 मंथ का सकते। रोजेसी, रोजेसी तो फैमिली सुनी होगी ना आपने, हाँ, रोजेसी फैमिली रोज देते हो, एक दूसरे को नहीं देते हो, आजकल तो ये बहुत चल रहा है ना रोजेसी। तो रोजेसी फैमिली तो याद रखो भाई रोज। तो सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, आलू तो आपको चाहिए, हर जगह आलू चाहिए ना, हर जगह आलू है। तो सोलेनेसी फैमिली जो है और रोजेसी और लेग्यूमिनेसी हैव वायबिलिटी फॉर मंथ्स। इनकी वायबिलिटी कितनी होती है? मंथ्स तक आराम से पहुंच जाएंगे। अभी तो महीना भर है अपने पास में, ऐसे ही करते हो ना आप लोग भी, स्टडी करते हो तो यार अरे पढ़ लेंगे, अभी तो पेपर आ रहे हैं, पढ़ लेंगे, अभी तो फरवरी में पेपर है ना, अभी तो 2 महीने अपने पास में, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है अभी बायो का क्या है, स्टार्ट करेंगे, 1 महीने में हो जाएगी बायो, है ना, देखेंगे कैसे होती है 1 महीने में। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे इनके पास में रोजेसी सोलेनेसी के पास में भी, तभी तो आपने देखा होगा एक प्लांट पे कितनी रोज लग पाते हैं ना। तो वही प्रॉब्लम है भाई, आराम से जब आप करते हो ना, आराम तो समटाइम्स दिक्कत हो जाती है। नाउ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है भाई पॉलन ग्रेन्स की? और किसी काम भी आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा, और किसी काम भी आते हैं क्या हमारे? देखते हैं। तो भाई दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन्स के पास भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड बहुत सारे भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पॉलन टैबलेट्स, पॉलन टैबलेट्स सुना है पॉलन टैबलेट्स के बारे में? एथलीट्स यूज करते हैं इन पॉलन टैबलेट्स का, है ना। टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स के तौर पर इनको यूज किया जाता है, आजकल तो बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड में है ये। पॉलन टैबलेट्स, सिरप्स इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। जो रेस हॉर्सेस होते हैं एथलीट्स, इनकी परफॉर्मेंसेस को इंक्रीज करने के लिए, परफॉर्मेंसेस को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या करते हैं? पॉलन टैबलेट्स लेते हैं, पॉलन सिरप्स लेते हैं। Pollen grains can be stored for years in liquid nitrogen. Pollen grains को आप स्टोर करके रख सकते हो सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन में, और -190 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -190 डिग्री सेंटीग्रेड, 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हो फॉर इयर्स। दे आर यूज्ड एज पॉलन बैंक्स। पॉलन बैंक्स आज के टाइम में तो बेटा पॉलन बैंक्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पॉलन बैंक्स क्यों बना रहे हैं कि अगर कभी कुछ ऐसा होता है, जैसे आपने भी सुना होगा ना 2026 में दुनिया खत्म, 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, जिसको देखो हर बच्चा यही बोला 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, मैम हम नहीं पढ़ रहे 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ये कंडीशन चल रही है। तो
तो अब भाई खत्म हो जाएगी दुनिया, तो दोबारा से मान लो ह्यूमन सिविलाइजेशन आएगा या ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू करना पड़ा तो क्या करेंगे, तो एटलीस्ट पॉलन बैंक्स तो बना लें कहीं का अगर, क्योंकि भाई आपने भी पढ़ा ना एंजाइम होती है इसके ऊपर, स्पोरोपॉलन होती है, तो ये खराब तो होने नहीं है, डिग्रेड तो होने नहीं है, तो क्या करेंगे हम, अगर मान लो ह्यूमन की उत्पत्ति दोबारा होती है तो हमें पॉलन ग्रेन्स का यूज करके या जो भी प्रोसेस करके हम इस धरती पर, इस अर्थ पर या इस धरती पर जो भी है, क्या पता है धरती भी बचेगी या नहीं, बट इस धरती पर हम दोबारा से उत्पत्ति कर पाए या आराम से हमारा प्रोसेस, जैसे अभी तक इतने हजारों साल लगे ह्यूमन को प्रॉपर सर्वाइव करने में, या जो भी आज हम इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में बैठे हैं तो उतना टाइम शायद ना लगे, तो इसलिए हम आजकल क्या कर रहे हैं, पॉलन बैंक्स बना रहे हैं, सिमिलर टू सीड बैंक्स, ऐसे सीड बैंक्स भी बना रहे हैं, वहां पे सीड्स को स्टोर करके रख रहे हैं, है ना, इतने टेम्परेचर पर भाई सीड्स को स्टोर करके रख रहे हैं कि जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है या मान लो कभी कुछ ऐसा हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म होती है और फिर दोबारा से उत्पत्ति होती है, हालांकि हमें नहीं पता होगा, ऐसा तो नहीं कि हमें याददाश्त हमारी ऐसी रहेगी हमें पता होगा, बट स्टिल कहीं भी होंगे तो वो उनका यूज किया जा सकेगा। इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी इनका यूज कर रहे हैं। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि पार्थिनम जिसको हम कैरोट ग्रास भी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा एलर्जिक होता है ना, और आर एलर्जिक फॉर सम पीपल, बहुत ज्यादा एलर्जिक होते हैं कुछ लोगों के लिए, तो एस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है इन पॉलन ग्रेन्स की वजह से, तो इट लीड्स टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब हो जाते हैं इससे। तो जितना ये फायदेमंद है उतना ये आपके लिए नुकसानदायक भी है, लेकिन सारे नहीं है, कुछ जैसे कि पार्थिनियम मैंने आपको बताया, कैरोट ग्रास या और भी हैं जो, जैसे कि कुछ लोग आपने देखा होगा कि एक रास्ते से जाते हैं, उनको उस रास्ते से जाते हैं तो उनको छींकें आने लग जाती हैं, छींक आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, खांसी आ रही है उस पर्टिकुलर रास्ते से, तो आप अपना रास्ता चेंज करके देखिए, हो सकता है उस रास्ते पर जो प्लांट्स लगे हो तो वहां पे पॉलन ग्रेन्स जो है वो इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हो, तो समटाइम्स उन पॉलन ग्रेन्स की वजह से ही आपको उस एरिया में, उस रास्ते पर जाते हुए छींकें आती हैं या खांसी आती है, तो वो पॉलन ग्रेन एलर्जी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इतना स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ लिया है, हमने पूरा एंटोशियम को स्टडी किया है यहाँ पे, आई होप सो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, अगर सारी चीजें अच्छे से आई हैं समझ, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको गाइनोशियम समझाऊंगी, पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझेंगे, एनाड्रोपस कंडीशन क्या होती है और बाकी की चीजें, पूरा गाइनोशियम को अंडरस्टैंड करेंगे हम उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो का आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन लोगों का भी थोड़ा बहुत फायदा हो सके। थैंक यू एवरीवन।